जी स्टूडेंट्स, आज आपके लिए जो लेक्चर है, जो टॉपिक्स हैं जिन पे हमने पढ़ना है, या मैंने जो आपको कराने हैं, दोज आर फ्रेजेस एंड क्लॉजेस एंड सेंटेंसेस। मेन जो है वो आपका फ्रेजेस है एंड क्लॉजेस। व्हाट आर फ्रेजेस, व्हाट आर क्लॉजेस। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपके जो पेपर्स हैं, और स्टूडेंट्स को वैसे हमसे ज़्यादा ही पता होता है, फाइनल एग्जाम्स आपके 22 जून से आपके फाइनल एग्जाम्स हो रहे हैं और आपके एग्जाम्स ऑनलाइन होंगे। तो आपको जो अपनी प्रिपरेशन करनी है वो ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से करनी है। जैसे पहले आपको मिड्स में आया था उसी तरह से होगा। दूसरा ये कि आपको जो सिलेबस मैंने मिड के बाद स्टार्ट किया है पढ़ाना वो और जो अभी तक मैंने पढ़ाना है वो सारा आपका फाइनल में आएगा। अब टाइम शॉर्ट है और सिलेबस काफ़ी रहता है, तो मैंने आपकी इस वीक में भी एक्स्ट्रा क्लासेस लेनी है और नेक्स्ट वीक में भी एक्स्ट्रा क्लासेस लेनी है। तो आपके जो CRGR हैं वो मुझसे रब्ता करें। मैं आपको जो है वो कोई टाइम ऐसा निकाल लें कि जो आपके लिए भी फिजिबल होगा और जो मेरे लिए भी फिजिबल होगा। चलें, कमिंग बैक टू इट। आपका जो पहले आपको फ्रेजेस और फिर मैं क्लॉजेस करवाऊंगी। बट फ्रेजेस, जी फ्रेज क्या होती है? फ्रेज इज एनी ग्रुप ऑफ रिलेटेड वर्ड्स। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन में देखें। फ्रेज क्या है? इट्स अ ग्रुप। पहले वर्ड होता है ना, नॉर्मली आप वर्ड्स देखते हैं, वर्ड से फिर सेंटेंसेस में आता है, लेकिन फ्रेज जो है ये वर्ड्स का ग्रुप है, बट दीज मस्ट बी रिलेटेड वर्ड्स, आपस में उनका रिलेशन होना चाहिए। अब ये सेंटेंस की तरह कंप्लीट थॉट नहीं देते हैं, ये ना ही ये कंप्लीट मीनिंग होते हैं, रखते हैं, ना ही इनमें सब्जेक्ट प्रेडिकेट कॉम्बिनेशन होता है, बल्कि जो फ्रेज है ये ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड है। ए फ्रेज इज सच ए ग्रुप ऑफ वर्ड दैट फंक्शन और एक्ट एज अ सिंगल पार्ट ऑफ स्पीच इन द सेंटेंस। दीज फ्रेजेस, कोई भी फ्रेज हो, वो जब सेंटेंस में आती है तो वो होते दो, एटलीस्ट टू वर्ड्स होते हैं, या दो से ज्यादा होते हैं। दे कैन बी टू, एटलीस्ट टू वर्ड्स इन अ फ्रेज और मोर देन टू वर्ड्स, and these words as a whole function or plays the part of a single part of speech in a sentence. इसमें आपके कुछ noun phrases हैं, कुछ verbs phrases हैं, there can be some adjective or adverb phrases, and phrases can't stand alone as sentence. अब इसके बाद आपको मैं लेके आती हूँ different types of phrases। ये phrases की कौन कौन सी types हैं? The first one is prepositional phrase। ये फ्रेज जो है, दिस टाइप ऑफ फ्रेज इज द मोस्ट कॉमन फ्रेज, ये सबसे ज्यादा आपको मिलती है। अब सबसे ज्यादा जो यूज देखते हैं दैट इज प्रपोजिशनल फ्रेज। अब ये आपके मुख्तलिफ सेंटेंसेस में, क्लॉजेस में आपको नजर आती है। Normally, the prepositional phrases and the prepositional phrases start to begin with a preposition. This preposition can be in, of, by, from, far, from, etc. ये simple some examples हैं, but these are not the every preposition. But in this way, or with these prepositions, prepositional phrases used or started. And then there is some a noun or pronoun। ठीक है, अब इस preposition से start होती है prepositional phrase, इसीलिए इसको prepositional phrase कहा जाता है। और इसके बाद इसमें कोई नाउन या प्रोनाउन ऐड किया जाता है। वो जो नाउन और प्रोनाउन होता है वो इस preposition का, जो भी preposition होती है उसका वो ऑब्जेक्ट होता है। अब इसमें आपको एग्जांपल्स बताती हूँ मैं आपको। In the room, of the people, by the river, from the teacher, for the party। अब इसमें देखिए ये जो in, of, by, from, for, these are the prepositions। अब इसमें जितने भी सबके साथ देखिए कहीं ना कहीं कोई नाउन या प्रोनाउन, अब इनमें तो सारे नाउन्स ही हैं, नाउन्स जो हैं वो उनके साथ एसोसिएशन है, नाउन्स इनके बाद आते हैं। अब ये जो नाउन्स हैं, ये हर नाउन जो है वो हर प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। देन
दे कैन बी सम मॉडिफायर्स विद देम। अब जितने भी मॉडिफायर्स होंगे वो सारे के सारे इंक्लूड होंगे प्रेपोजिशनल फ्रेज में। अब जैसे सिंपल था इन द रूम, ठीक है, इसी तरह से इन द स्मोकी क्राउडेड रूम। अब ये जो मॉडिफायर्स हैं क्राउडेड एंड स्मोकी, किसको मॉडिफाई कर रहे हैं? रूम को। सो दीज मॉडिफायर्स are also when they are used in a prepositional phrase, they also become the part of prepositional phrase। ये भी prepositional phrase का part बन जाते हैं। ये पूरी prepositional phrase हो, ये पहले सिर्फ in the room थी, अब उसमें modifiers हैं तो ये पूरी की पूरी है in the smoky crowded room। now prepositional phrases करती क्या है, इनका रोल क्या होता है, ये तो पहले आपको बताया गया है कि ये हैं क्या, किस तरह से बनते हैं। Now, what is the part they play? मैंने आपको भी बताया था स्टार्ट में when I told you about the definition of a phrase। तो phrase की definition में ये था कि as a whole they work as a single part of speech। अब prepositional phrases क्या function play करती हैं? They work as adjectives, ठीक है, या तो ये adjective के तौर पे आती हैं और या adverb के तौर पे। So their work or their function in a sentence as a part of speech is either adjective or adverb। ये adjective के तौर पे भी आ सकते हैं और adverb के तौर पे भी आ सकते हैं। ये डिपेंड करेगा कि वो किस तरह से यूज हो रहे हैं। अब इसको मैं कुछ एग्जांपल्स भी आपको कोट करती हूँ यहाँ पे। द वुमन इन द ट्रेंच कोट, ये देखिए ये एग्जांपल, ठीक है, पुल्ड आउट हर सेलुलर फोन। अब इसमें देखें द वुमन, it's a subject, it's a noun। In the trench coat, this is a prepositional phrase। in is preposition, coat जो है इसमें noun है और trench इसका modifier है। so in the trench coat overall ये एक prepositional phrase है। now this prepositional phrase is in fact describing or modifying the woman। अब ये इस noun को define कर रहा है, describe कर रहा है, तो ये as in adjective use। ये जो prepositional phrase है, this prepositional phrase is used in this sentence as an adjective। अब आपको थोड़ी सी मैं adverb की भी बता देती हूँ। नेक्स्ट एग्जांपल है most of the audience, this is the example, snoozed during the tedious performance। अब देखें इसमें during is an preposition, so during the tedious performance, this is a preposition। during is preposition, performance is noun and tedious is modifier। so the overall this is prepositional phrase। so अब ये prepositional phrase क्या role play कर रही है? it is modifying or describing the verb snoozed। ये जो snoozed verb use हुआ है इसको ये modify कर रही है। so it, अब जब कोई वर्ब को मॉडिफाई करता है कोई भी वर्ड या फ्रेज, तो वो एडवर्ब होता है। अगर नाउन या प्रोनाउन को करता है मॉडिफाई, तो देन इट बिकम्स एन एडजेक्टिव। सो यहाँ पर ये एडवर्ब का काम कर रही है। देन आपके आते हैं फ्रेजेस, बट ये फ्रेजेस हैं वर्बल फ्रेजेस। अब वर्बल्स मैंने आपको 3 तरह के वर्बल्स बताए थे लास्ट टाइम, आपको ये पढ़ा चुकी हूँ, पार्टिसिपल, जेरेंड एंड इन्फिनेटिव। अब 3 तरह के होते हैं आपके फ्रेज कंटेनिंग वर्बल्स। तो सबसे पहले आपका आता है द पार्टिसिपल फ्रेज। पार्टिसिपल बिल्कुल उसी तरह से है जैसे पार्टिसिपल आपको बताया गया था, और 2 तरह के पार्टिसिपल आपको कराए गए थे, प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड पास्ट पार्टिसिपल। सो participle phrase क्या होती है? So a participle phrase, here I am, begins with the past or present participle। ठीक है, दोनों में होता है। लाजमी नहीं है कि ये present participle की ही phrase होती है या सिर्फ past participle की ही phrase होती है, दोनों की phrases होती है। present participle की भी phrase होती है और past participle की। उनको अलग-अलग कहा नहीं जाता कि ये present की पार्टिसिपल फ्रेज है और ये पास्ट की, ओवरऑल कहा जाता है पार्टिसिपल फ्रेज। एंड इट इज फॉलोड बाय इट्स ऑब्जेक्ट्स और एंड मॉडिफायर्स। इसके बाद इसकी ऑब्जेक्ट्स या मॉडिफायर्स आते हैं।
और रोल क्या प्ले करते हैं ये तो बनाने का तरीका है, देन या समझने का तरीका है कि क्या है participle phrase. So what is the work or function that this participle phrase plays in the sentence, या क्या पार्ट ऑफ स्पीच जो है वो फंक्शन करती है ये फ्रेज. सेम एज पार्टिसिपल्स, जैसे सिंपल पार्टिसिपल्स थे और आपको बताया गया था कि पार्टिसिपल्स ऑलवेज वर्क एज एडजेक्टिव्स. पार्टिसिपल जो हैं ये हमेशा एडजेक्टिव्स का रोल प्ले करते हैं. पार्टिसिपल फ्रेज भी हमेशा एडजेक्टिव का रोल ही प्ले करते हैं. अब यहाँ पे एक एग्जांपल है, पहले है आपके प्रेजेंट पार्टिसिपल की. Sniffing the fresh air. So sniffing the fresh air, sniffing is a participle, air is the noun, fresh is the modifier और overall जो है ये आपका participle phrase है. So it is working as an adjective. Adjective से कैसे हमें पता चलेगा? अब इसमें जो noun है that is Jim. अब ये Jim को modify कर रहा है, ठीक है, sniffing the fresh air. So जो noun को modify करेगा वो होगा adjective. So it is working as or acting as an adjective in the sentence. Then the second one is trap. Past participle की example है. The soldiers trapped by the enemy threw down their guns. Here, trapped is past participle. Enemy is they are trapped by the enemy. So it is overall, enemy is obviously the noun. So overall, it is participle phrase, past participle phrase, ठीक है. और ये किसको modify कर रही है? Soldiers को. So it is working as an adjective. So it is participle phrase. Then comes the gerund phrase. जेरेंट में जैसे आपको जब मैंने पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल और जेरेंट का डिफरेंस बताया था, सेम डिफरेंस यहाँ पे भी है. सेम बिल्कुल जैसे प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है दैट वर्क्स एज एन एडजेक्टिव इन द सेंटेंस, और जो जेरेंट है वो हमेशा वर्क करता है, एक्ट करता है एज अ नाउन. सो सेम है, दे लुक लाइक सेम, present participle and gerund, but their work or their function in the sentence is totally different. So gerund phrase भी जो है, जैसे participle phrase जो है वो act करता है या उनका रोल जो है वो adjective का है जैसे कि participle का है, तो gerund phrase का भी बिल्कुल gerund की तरह ही act है. जैसे gerund जो है वो सिर्फ noun का रोल प्ले करता है, in the same way gerund phrase जो है it acts as a subject of the sentence. As a noun. So जो noun के तौर पर होगा तो it can be the subject of sentence, it can be the object of a verb or preposition, ठीक है. Object sentence का भी हो सकता है, किसी verb या preposition के object के तौर पे भी ये रोल प्ले कर सकता है. और इसके साथ साथ complement of a linking verb. Linking verb के complement के तौर पे भी ये रोल प्ले करता है. ये सबकी एग्जांपल्स यहाँ आपको आगे दी गई हैं. जो फर्स्ट एग्जांपल है, ठीक है, riding the back stallion terrified who. अब इसमें जो riding the back stallion, अब ये riding जो है यहाँ पर participle नहीं है, it's not a participle, it's a gerund. Gerund कैसे पता चलेगा कि ये gerund है? Because it is working as a noun. अब ये जो verb terrified है उसका ये subject, और subject हमेशा noun होता है. नाउन ही सब्जेक्ट का या नाउन या प्रोनाउन जो है वो प्ले करता है रोल. सो इट इज ओवरऑल राइडिंग द ब्लैक स्टैलियन इज नाउ द सब्जेक्ट वर्किंग एज अ नाउन. नेक्स्ट सेंटेंस है, द पुलिस ऑफिसर रिपोर्टेड सीइंग द सस्पेक्ट. अब यहाँ सीइंग द सस्पेक्ट इज द जेरेंट फ्रेज. इसमें जो वर्ब है, मेन वर्ब है वो है रिपोर्टेड, और मेन वर्ब रिपोर्टेड का जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है दैट इज सीइंग द सस्पेक्ट, ठीक है, ये इसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. सो सीइंग द सस्पेक्ट इज द जेरेंट फ्रेज. देन नेक्स्ट सेंटेंस है,
The senator made his reputation by talking often and loudly. Here, talking often and loudly is the object of preposition by. ये by preposition का object and it is a gerund phrase working as a noun. इसके बाद लास्ट एग्जांपल है calling uncle Roberto is asking for trouble. इसमें दो हैं. In this example there are two gerund phrases. दो gerund phrases use हुए हैं. First one is calling uncle Roberto. It's a gerund phrase working as acting as a subject of the sentence. Is जो है इसमें linking verb. So asking for trouble is again gerund phrase and that is acting for the complement of the linking verb is. Is जो linking verb है उसको complement कर रहा है. Gerund phrase के बाद next is infinitive phrase. Infinitive phrase जो है obviously जैसे gerund से मिलके में ऐड करके जो है वो कुछ वर्ड्स ऐड होते हैं तो वो जेरेंट फ्रेज है. पार्टिसिपल में होते हैं तो वो पार्टिसिपल फ्रेज है. तो इन्फिनेटिव भी अगर टू के साथ सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो वो सिंपल इन्फिनेटिव है. लेकिन जब उसके साथ कुछ ऐड होता है स्पेशली ऑब्जेक्ट्स एंड मॉडिफायर्स, ठीक है, और ऑब्जेक्ट्स एंड मॉडिफायर्स तो देन इट बिकम्स इन्फिनेटिव फ्रेज. और इन्फिनेटिव फ्रेजेस जो हैं जैसे इन्फिनेटिव के आपको तीन रोल्स बताए थे कि इट हैज थ्री फंक्शंस इन द सेंटेंस इन इंग्लिश लैंग्वेज. इन्फिनेटिव फ्रेज के भी वही तीन फंक्शंस होते हैं बट फंक्शन ऑफ नाउन, फंक्शन ऑफ फंक्शनिंग एज एडजेक्टिव एंड एडवर्ब. तो सेम तीन इसके भी रोल हैं जो प्ले करता है. अब आपको कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ पे. फर्स्ट एग्जांपल इज टू स्लीप ऑल नाइट वाज हिज ओनली विश. अब इसमें टू स्लीप ऑल नाइट जो है दैट इज टू स्लीप तो इन्फिनेटिव हो गया. ऑल नाइट अब ये उसके इन्फिनेटिव फ्रेज बन गई. टुगेदर दे आर वर्किंग एज अ नाउन. सब्जेक्ट है ये सेंटेंस का. वॉज जो है ये इट्स द वर्ब. टू स्लीप ऑल नाइट इज द नाउन, द सब्जेक्ट. देन सेकंड एग्जांपल जो है दैट इज द representatives didn't want to take an unpopular stand. So इसमें in this to take an unpopular stand is infinitive phrase. It is working as a noun. ये noun का role play कर रही है. कैसे? Representatives obviously noun है, subject है. Didn't want जो है ये इसका verb है. अब want का जो direct object है that is to take an unpopular stand. So this is infinitive phrase. Next. He had plenty of money to spend foolishly. यहाँ पर to spend foolishly, this is adjective. It is working here as adjective. Infinitive phrase है जो कि adjective का role play कर रही है. Obviously noun is money. Money noun है. उसको जो modify कर रहा है that is to spend foolishly. और जो noun को modify करता है that is always adjective. Last sentence में, last example में, after the confrontation, she drove miles to clear her mind. To clear her mind here is working as adverb. Adverb के तौर पे क्यों आया है? Because it is qualifying drove. Drove को modify कर रहा है. Drive क्यों किया? To clear her mind. तो ये adverb का role play कर रहा है. यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा ब्रेक देना चाहती हूँ because it's there are so many things in it. मैं चाहती हूँ कि आप इसको ताज़ा पढ़ें. अगर आपको कहीं पर भी कोई एम्बिगुइटी है तो वो मुझसे पूछ लें. मैं अभी इसको आपके ग्रुप में शेयर कर देती हूँ. अभी तक जितना मैंने कराया है उसको रीडिंग करें एंड इफ यू आर हैविंग एनी एम्बिगुइटी कोई भी जो है वो मुझसे पूछ लें. स्टूडेंट्स किसी को कुछ नहीं पूछना, चले फिर मैं आगे स्टार्ट करवाती हूँ. इन्फिनेटिव फ्रेज से ही रेलिवेंट है. नेक्स्ट
दैट इज अबाउट स्प्लिट इन्फिनेटिव। स्प्लिट होता है, आप इकट्ठा नहीं उस फ्रेज को लिखते, बल्कि उसको उसके दरमियान में कोई भी चीज ऐड कर सकते हैं, कोई नाउन ऐड हो सकता है, नॉर्मली नाउन ऐड होता है। So that is called splitting an infinitive. Breaking up an infinitive with one or more adverbs is called splitting infinitive. इसको ग्रामेटिकल सिन नहीं समझा जाता, ठीक है, यानी कि ग्रामेटिकली इसको ये नहीं समझा जाता कि ये गलत है, बल्कि जो बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट राइटर्स होते हैं वो लिखते हुए स्प्लिट करते हैं इन्फिनेटिव्स को। और आपको जो है वो तब तक नहीं करना स्प्लिट इन्फिनेटिव अगर आपको लगता नहीं, कोई रीज़न नहीं है आपके पास। अब एग्जाम्पल्स हैं ये दो आपके पास। They taught her to spend money wisely. They taught her to wisely spend money. So अब इसमें देखें, फर्स्ट में जो है दैट इज स्प्लिट, ठीक है, स्प्लिट किया हुआ है, जबकि सेकंड में स्प्लिट नहीं है आपका इन्फिनेटिव। सो दोनों तरह से ठीक है, ग्रामेटिकली बोथ सेंटेंसेस, लेकिन नॉर्मली इसको ज्यादा यूज किया जाता है ये। Sometimes it happens that not splitting an infinitive is almost impossible. यानी आपके लिए जरूरी हो जाता है कि आप infinitive को split करें, उसके बगैर आपका सेंटेंस जो है वो कंप्लीट मीनिंग नहीं देता, या जो मीनिंग आप क्रिएट करना चाहते हैं वो नहीं देता। जैसे यहाँ एग्जांपल है, we expect the population to more than double over the next 20 years. Then not splitting an infinitive causes ambiguity. कई दफा इससे ambiguity भी क्रिएट होती है। ambiguity होती है कंफ्यूजन, कि आपको कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या ठीक है, क्या ये सही है कि नहीं है। सो इट कैन हैपन। यहाँ पे थे हम अबाउट splitting of infinitive phrase।
जी, इन्फिनेटिव्स को स्प्लिट करके लिखा जा सकता है, लाजमी नहीं है कि इन्फिनेटिव फ्रेज जो है उसको हमने इकट्ठा ही लिखना है, जैसे मैंने आपको यहाँ पर एग्जांपल्स दी हैं, एंड दैट इज कॉल्ड स्प्लिटिंग एन इन्फिनेटिव। अब मैं आपको इसके बाद और शेयर करती हूँ आपके साथ। जी, फ्रेज से ही रेलिवेंट मैं यहाँ आपको फर्दर चीज़ें बताने जा रही हूँ। फ्रेज जैसे आपको पहले बताया है कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, और ग्रुप ऑफ वर्ड के लिहाज से स्मॉलेस्ट यूनिट है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द ग्रुप ऑफ वर्ड्स। कि जो सबसे बिगेस्ट होता है दैट इज सेंटेंस, उसके बाद उससे छोटा क्लॉज होती है, और सबसे छोटा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो है दैट इज फ्रेज। यहाँ पर आपको कुछ एग्जांपल्स भी दी हैं, द मैन इन द जंगल, एन ओल्ड मैन ऑन टाइम, दीज आर सम फ्रेजेस। मैं आपको यहाँ लेके जाना चाह रही हूँ टाइप्स ऑफ फ्रेजेस पे ऑन दिस चार्ट। अभी देखिए आपके सामने चार्ट है, सेंटर में फ्रेज, और दीज आर ऑल द टाइप्स ऑफ फ्रेजेस। ये सारी फ्रेज की टाइप्स हैं, इनको वन आफ्टर अदर यहाँ पर ध्यान से करा। नाउन फ्रेज, ठीक है, नाउन फ्रेज, फ्रेज विच फंक्शंस एज अ नाउन इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड अ नाउन फ्रेज। और इसमें हमेशा ये नाउन से मिलकर ही बनती है और नाउन का ही रोल प्ले करती है। नाउन कोई भी जो फ्रेज है जिसमें उसका जिस नाम से होगी, उसका जो मेन पार्ट होगा दैट विल बी द दैट स्पेसिफिक पार्ट ऑफ स्पीच। नाउन है तो नाउन ही होगा, अगर वर्ब फ्रेज है तो उसका वर्ब होगा, अगर कोई और फ्रेज है तो उसका भी वही होगा। और इसके जितने भी मॉडिफायर्स होते हैं वो फ्रेज के साथ ही उसमें ऐड होते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जांपल है, दिस ऑल द ओल्ड creaky stairs of the haunted mansion makes the make airy sounds when stepped on. Now in this example, the old creaky stairs of the haunted mansion, ठीक है, mansion जो है इसमें जो मेन वर्ब है, अब इसमें बाकी सारा जो है दैट इज द मॉडिफायर्स, ठीक है। अब इसमें हमेशा जो फ्रेज होती है नाउन फ्रेज, उसमें नाउन होता है और बाकी जो है उसके मॉडिफायर्स होते हैं। वर्ब फ्रेज में वर्ब फ्रेज तीन तरह से ये बनती है। इट कैन बी अ वर्ब एंड ऑक्सिलरी वर्ब, जिसको हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। इट कैन बी अ डायरेक्ट, इट कैन हैव अ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिल के भी उसके साथ एक वर्ब फ्रेज बनती है। और इसके अलावा इट कैन बी द मेन पार्ट ऑफ द प्रेडिकेट, जो सेंटेंस का प्रेडिकेट है उसका भी मेन पार्ट हो सकता है। अब ये देखें आपके सामने एग्जांपल है, द मैनेजर हैड जुडिशियसली averted the problem। इसमें had judicially जो है that is containing verb and auxiliary verb, had is auxiliary, judiciary is verb, so इनसे मिलके verb phrase बन गई। नेक्स्ट में little red riding hood was hopping and skipping her way through the woods, was hopping and skipping। ये भी उसी की एग्जांपल है verb and auxiliary की, ठीक है। इसमें दो verbs आ गए हैं, एक auxiliary। एजेक्टिव फ्रेज, एजेक्टिव फ्रेज किस तरह से होती है, इट्स अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच फंक्शन एज एजेक्टिव इन द फ्रेज, ठीक है। ये हमेशा एजेक्टिव का काम रोल प्ले करती है, और इस फ्रेज में जो मेन वर्ड होता है वो हमेशा एजेक्टिव ही होता है, वो सब में ही होगा। सब फ्रेज में जो रोल प्ले करेगी उसका वही मेन होगा। एंड इट इज प्लेस्ड बिफोर अ नाउन एज अ पार्ट ऑफ प्रेडिकेट ऑफ द सेंटेंस, ठीक है। ये नाउन का काम करेगी कि नाउन से पहले आएगी, क्योंकि ये हमेशा नाउन के लिए या प्रोनाउन के लिए आएगी। एजेक्टिव जैसे हमेशा नाउन या प्रोनाउन को ही मॉडिफाई करता है। जैसे आपके सामने यहाँ एग्जांपल है, द टीनी ग्रे टैबी किचन viewed फॉर इट्स मदर। अब इसमें टीनी ग्रे टैबी, ठीक है, इसमें दो टैबी टीनी ग्रे, ठीक है, तो मिलके जो है ये एक फ्रेज बन गई, एडजेक्टिव फ्रेज। द सन इज ब्राइट गोल्डन,
इसलिए इसमें एक एडजेक्टिव है, एक एडवर्ब है और दोनों मिलके बन गए हैं एडजेक्टिव फ्रेज। Adverb phrase always works. It's a group of words that function as adverb in a sentence. ये adverb का काम करेगी और चूंकि adverb भी किसी adjective या दूसरे adverb को या verb को modify करते हैं, इसी तरह से ये भी करेंगे। This spoke very softly to avoid the attraction। ठीक है, ये adverb phrase जो है mostly ये verb को नहीं, ये दूसरे adverb को या ये adjective को करते हैं। इस तरह से I can speak Tamil quite fluently। प्रपोजिशनल फ्रेज आपको करवा दी है, ठीक है, वो मैं नहीं यहाँ आपको करवाऊंगी, वहाँ डिटेल से करा दी। इसके बाद आती है एपोजिट फ्रेज। अब एपोजिट फ्रेज क्या होती है? एपोजिटिव फ्रेज इज अ वर्ड व्हिच इज प्लेस्ड नेक्स्ट टू अनदर वर्ड इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन इट। एपोजिट भी आमने सामने होता है ना, तो ये वो वर्ड्स होते हैं, ऑब्वियसली एक वर्ड नहीं होगा, फ्रेज है ना, तो एक से ज्यादा वर्ड्स होंगे, तो वो वर्ड्स होंगे जिस वर्ड को एक्सप्लेन करना है उसके बाद आएंगे। जैसे शाहरुख खान द एक्टर हैज कंट्रीब्यूटेड इमेंसली टू बॉलीवुड सिनेमा। अब इसमें द एक्टर, दिस इज अपोजिट फ्रेज बिकॉज ये नेम को, इस नाउन को जो है वो डिस्क्राइब करता है। इट इज मोस्टली अ नाउन फ्रेज। ठीक है, अपोजिट फ्रेज जो है ये नाउन फ्रेज ही होती है। सिंपली इसका जो रोल होता है वो मॉडिफाई करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए होता है जो सेंटेंस में किसी दूसरे वर्ड, सिर्फ रोल उसका थोड़ा डिफरेंट होता है। ये नेक्स्ट भी उसी की एग्जांपल्स हैं। इन्फिनेटिव, जेरेंड, पार्टिसिपल फ्रेजेस मैंने आपको करा दी हैं। एब्सोल्यूट फ्रेज क्या होती है? इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ नाउन एंड अ नाउन प्रोनाउन। Absolute phrase जो है it's a combination of a noun and participle along with other complements and modifiers। और असल में इसका जो रोल है वो ये होता है, इसको इसीलिए इसको एब्सोल्यूट फ्रेज कहते हैं बिकॉज इट क्वालिफाइज एन एंटायर सेंटेंस। ये पूरे के पूरे सेंटेंस को ही क्वालिफाई करती है, इसीलिए ये एब्सोल्यूट फ्रेज कहलाती है। जैसे his lips quivering, he finally gathered the courage to confess, और जिसमें हमेशा नाउन और पार्टिसिपल आते हैं। अब ये देखिए quivering एंड God willing में willing पार्टिसिपल्स हैं और उनसे पहले जो है वो नाउन्स हैं। और ये दोनों फ्रेजेस, ठीक है, यहाँ पर भी ये पूरी फ्रेज जो है ये फुल पूरे नाउन को, पूरे सेंटेंस को क्वालिफाई कर रही है, और गॉड विलिंग यहाँ पर भी ये पूरे सेंटेंस को कर रहा है। चलिए, आपकी फ्रेजेस वाला पार्ट खत्म हो गया है, ठीक है, ये भी आपको शेयर करती हूँ। अब फ्रेजेस पढ़ लें, उसके बाद फिर मैं आपको क्लॉजेस स्टार्ट करूँगी, ये भी मैं आपके ग्रुप में शेयर कर दूँगी। जी स्टूडेंट्स, कोई नहीं पूछ रहा तो इट मीन्स कि आपको समझ आ गई है। तो अब मैं आपको लेके चल रही हूँ क्लॉजेस। सबसे पहले तो व्हाट इज क्लॉज? क्लॉज होती क्या? फ्रेज के लिए आपको होपफुली समझ आ गई होगी, किसी ने हाथ खड़ा नहीं किया। तो क्लॉज जो है ये फ्रेज से बड़ा ग्रुप होता है, ठीक है, होता है ये भी रिलेटेड वर्ड्स में। इट्स आल्सो a group of related words but it is not like phrase, it's different from phrase। phrase में हमारे पास कोई भी subject और predicate नहीं होता था। clause there must be a subject and a predicate। if there is no subject and predicate then it is not a clause, it is a phrase। it is of two types, independent clause and subordinate or dependent clause। So हम देखते हैं कि what are these clauses? Independent, what is independent clause and what is subordinate or dependent clause? Independent clause जो है with its subject and predicate, obviously they are the important parts of clause। इसके बगैर तो clause होती ही नहीं है, ठीक है। So with these subject and predicate express a complete thought and can stand alone as a sentence। Therefore, these are called independent clause। तो independent clause कहा ही इसलिए जाता है क्योंकि वो अपने आप में complete meaning देते हैं।
वो क्लॉज का कंप्लीट मीनिंग होता है और वो अकेला सेपरेटली वो खड़ा हो सकता है। खड़े होने से मुराद ये है कि अगर उसको अलहदा कर भी दिया जाए ना बाकी जुमले से तो वो गलत नहीं होगा, उसको भी फुल स्टॉप लगा के एक सेपरेट जुमला बनाया जा सकता है। और जितनी भी वन इंडिपेंडेंट क्लॉज इज इनफैक्ट द सेंटेंस, वो एक जुमला ही होता है। लेकिन जुमले की जो है वो डेफिनेशन इसलिए डिफरेंट होती है क्योंकि सिर्फ एक, ये तो एक क्लॉज है ना इंडिपेंडेंट तो जुमला बन के, लेकिन सेंटेंस जो है वो तो डिफरेंट टाइप्स की और उसमें बहुत सारी चीजें। ऑन द कंट्रेरी सबॉर्डिनेट और डिपेंडेंट क्लॉज जो है दे, इसमें भी एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है बट दे डोंट स्टैंड अलोन एंड दे डोंट एक्सप्रेस कंप्लीट थॉट। इसमें कंप्लीट थॉट नहीं ये देते और ना ही इनका सेंटेंस जो है वो बनाया जा सकता है, यानी कि अपने आप में वो कंप्लीट नहीं होते। इसको आगे फर्दर देखते हैं। यहाँ आपको एग्जांपल्स के साथ दिया गया है। ये देखिए एक पूरा सेंटेंस है, दिस इज अ फुल सेंटेंस। ही सॉ हर, द Washington's hurried home, free speech has a price। ये एक सेंटेंस है and this sentence has 3 independent clauses। अब यहाँ पे he saw her, आप इसको अकेला भी बंद कर सकते हैं फुल स्टॉप लगा के, it stands alone। then the Washingtons hurried home, it can stand alone। free speech has a price, it can stand alone। less than a minute, बात बीच में रह जानी इसलिए मैं यहाँ स्टूडेंट्स इंडिपेंडेंट क्लॉजेस का मैं बता रही थी, ठीक है। ये आपको पूरा एक सेंटेंस दिखाया है, दिस इज द होल सेंटेंस बट इट इज हैविंग 3 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। अब इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं सेपरेटली दे स्टैंड, दे कैन स्टैंड अलोन बट म्यूचुअली दे आर मेकिंग अ वन सेंटेंस। सो इंडिपेंडेंट दिस इज मेन क्लॉजेस। अब जो दो से ज्यादा मेन क्लॉजेस हैं, हाउ कैन वी जॉइन देम, उनको हम कैसे ज्वाइन करते हैं। आपको कंजंक्शंस करवाए हुए हैं, कंजंक्शंस आर यूज्ड इन दीज, जो आपके इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं इसको आपस में ज्वाइन करने के लिए जो कंजंक्शंस यूज होते हैं दोज आर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, ठीक है। दीज आर एंड, बट, फॉर, नो और सो एंड येट। या तो आप ये यूज कर लेते हैं, अगर नहीं इनको नहीं यूज करना तो सेमीकोलंस भी यूज किए जा सकते हैं, ठीक है। सेमीकोलंस भी सेम मीनिंग ही देते हैं, वो भी ग्रामेटिकली रॉन्ग नहीं होते हैं। so you can use coordinating conjunctions or semicolons to join 2 or more independent clauses। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है, जो जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, वो उसकी ये क्वालिटी है दैट इट कैन स्टैंड अलोन एंड एज ए कंप्लीट सेंटेंस इट गिव्स कंप्लीट थॉट। अब ये देखें आपके पास यहाँ पर एग्जांपल्स हैं, ठीक है। एरिका brushed her long raven hair, so this is one independent clause, this is one sentence and it is giving complete thought, complete meaning। इसमें भी देखें सब्जेक्ट है, प्रेडिकेट है। देन आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के साथ भी ये देखिए, फर्नांडो लेफ्ट, ठीक है, एंड एरिका ब्रश्ड हर लॉन्ग रिबन हेयर। अब इसमें भी देखें दो आपकी हैं, ठीक है। दिस इज आल्सो independent clause, this is also independent clause and these two independent clauses are joined by and से भी कर सकते हैं, नॉर्मली एंड से, यानी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से ही किया जाता है इसको। सेमीकोलन से भी किया जा सकता है, देखें सेम सेंटेंस इट इज ज्वाइंड बाय सेमीकोलन, ठीक है। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की बजाय इसको सेमीकोलन से किया गया है, बोथ आर करेक्ट, सेम मीनिंग दे रहे हैं। All sentences must include at least one independent clause। ये एक important rule है कि एक कोई भी सेंटेंस हो उसमें एक independent clause लाजमी आती है। You can't have a sentence without at least one independent clause। It can be more than one independent clause in a sentence, but there must be at least one independent clause in the sentence। आपकी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज आपका जुमला हो सकती है, एक सेंटेंस हो सकता है इंग्लिश लैंग्वेज में, लेकिन अगर आप
का बड़ा कोई सेंटेंस है, there are so many clauses, so at least there must be one independent clause. After she told Fernanda to leave, Erica brushed her. अब इसमें देखें, this is ये जो है Erica वाली, this is independent clause, the other one is not independent clause. Then the independent clause is preceded by a clause that can't stand alone. ठीक है, ये हो सकता है, it's possible कि एक independent clause है तो लाजमी नहीं है कि उसके साथ independent clause ही आएगी. There can be subordinate clause with it. अब ये सेम देखें, दिस इज इंडिपेंडेंट क्लॉज. अब इसमें जो while she waited for Fernando to leave, दिस इज सबऑर्डिनेट क्लॉज. ठीक है, जो उसके बाद आ रही है. जो इंडिपेंडेंट क्लॉज है, इट कैन बी फॉलोड बाय अ क्लॉज दैट कैन स्टैंड अलोन, जो कि माय सबऑर्डिनेट क्लॉज है. बट इंडिपेंडेंट क्लॉज इज, देयर मस्ट बी वन इंडिपेंडेंट क्लॉज इन द सेंटेंस. कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस जो हैं ये आप लोग खुद पढ़ लीजिएगा. ठीक है, अब मैं आपको लेके जाना चाह रही हूँ सबऑर्डिनेट क्लॉज के ऊपर. तो सबऑर्डिनेट क्लॉज में भी देयर इज ऑलवेज अ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. ठीक है, उसमें भी होता है, क्योंकि अगर इसमें नहीं होगा सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट तो वो क्लॉज ही नहीं होगी, वो फ्रेज बन जाएगी. सो क्लॉज के लिए जरूरी है दैट इट मस्ट हैव सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. लेकिन जैसे कि इंडिपेंडेंट क्लॉज में दे कैन स्टैंड अलोन बाय देमसेल्व्स, ये नहीं होता. It can't stand alone in itself. It doesn't complete its thought, its meaning in the same sense, in the same clause. बल्कि इसको क्या चाहिए होता है, इट डिपेंड्स ऑन समथिंग एल्स. ठीक है, ये डिपेंड करती है, जिसको हम इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं. देयरफॉर इट इज कॉल्ड डिपेंडेंट क्लॉज. इसीलिए इसको डिपेंडेंट क्लॉज भी कहा जाता है, इसीलिए इसको सबऑर्डिनेट क्लॉज भी कहा जाता है. बिकॉज इट ऑलवेज डिपेंड इन कंप्लीशन ऑफ इट्स थॉट और एक्सप्रेशन, और इट डिपेंड्स ऑन सम अदर क्लॉज. इसका डिपेंड एक दूसरी क्लॉज के ऊपर होता है. जैसे मैंने आपको बताया पहले कि कोई भी सेंटेंस इंडिपेंडेंट क्लॉज के बगैर कंप्लीट नहीं होगा. ठीक है, चाहे आपकी सबऑर्डिनेट क्लॉज भी लगेगी, लेकिन इसके बावजूद एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होना, एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट क्लॉज होना एक सेंटेंस में जरूरी है. Some subordinate clauses are introduced by relative pronouns. ठीक है, अब इसमें आगे इसकी टाइप्स आ जाती हैं कि कुछ ऐसे हैं जो कि relative pronoun से होते हैं. जैसे relative pronoun है आपके who, whom, that, which, what, whose. Some are by called subordinating conjunctions. ठीक है, ये आपके subordinating conjunction है, although, because, if, unless, when. So subordinate clauses करती क्या है, mostly it function in sentence as adjective or nouns or adverbs. अब इसको इनकी टाइप्स देखते हैं. relative clause, ठीक है, ये अब आपकी subordinate clause की आगे टाइप्स हैं. इंडिपेंडेंट की क्लॉज की कोई आगे टाइप नहीं होती है. ठीक है, सबऑर्डिनेट की है. अब relative clause जो है, it begins with a relative pronoun and function as an adjective. इसको कंफ्यूज नहीं करना आपने फ्रेज के साथ. फ्रेज में मैंने बताया है कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट नहीं होता है. क्लॉज में एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होना जरूरी होता है, जिसकी वजह से ही यू कैन डिफरेंशिएट बिटवीन अ फ्रेज एंड अ क्लॉज. अब इसमें देखें, यहाँ पर आपकी एक सेंटेंस है, द नॉवेल दैट won the Pulitzer Prize didn't sell well when it was first published. So इस सेंटेंस में, the following sentence, जो relative pronoun है that is the subject of its clause and one is the predicate. So this clause couldn't stand by itself. ठीक है, इसको अगर इससे सेपरेट कर दें तो ये कुछ नहीं है. It can't be can't give any meaning. इसका अपने आप में कोई मीनिंग नहीं है, कोई कंप्लीट थॉट नहीं है. अगर थॉट है भी, then still it's not complete. Next example है आपकी the ceremony which several celebrities attended received intense coverage. In this sentence, which is the relative pronoun? ठीक है, which relative pronoun है that begins the subordinate clause. अब चूंकि ये relative pronoun clause है ना, तो हमेशा जो relative pronoun clause होगी, relative clause होगी, उसमें जो clause होगी वो it will start with the relative pronoun.
सो जैसे पिछले में दैट से हुई, इसमें भी से होगी. So this clause function as an adjective describing ceremony. Then again आपकी एक और example है Arthur who came to the game every week offered to be scorekeeper. Here who is the relative pronoun? ठीक है, relative clause है ये, और you can see that it is preceded by the comes to the games every week. Here who is the subject of the class, ठीक है, ये subject है class का, और comes जो है वो इसमें predicate का आ रहा है, और ये किसको modify कर रहा है? Author को. It is working as a modifier. ये एक modifier का role play कर रहा है. Then Arthur, whom the team mother adored, was asked to be scorekeeper. You can see that here mother is the subject. अब ये different होगी, ठीक है, पिछली example से ये different है. Here mother is the subject of the class, adored is the predicate, and whom is the direct object of adored. whom जो होता है ना, who और whom में आपको सिर्फ m और का फर्क डिफरेंस लग रहा होगा, लेकिन whom is always for the object. ये object की meaning में object के लिए आता है. Then noun clause जो है it serves as a noun in a sentence. ठीक है, ये noun का role play करती है. What I want for dinner is hamburger. ठीक है, यहाँ it is working as a subject of predicate. The host told us how he escaped. Here it is working as object. The vacation is what I need most. Here it is complementing the linking verb is. Give it to whoever reacts first. It's object to preposition to. So I want you to क्योंकि ये थोड़ा सा ज़रा इसको समझने की ज़रूरत है, तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग थोड़ा सा इसको रीडिंग करें. अभी फ्रेश है माइंड में, आपके माइंड में जाके ये अच्छी तरह इसकी समझ आ जाए, और अगर आपको कोई मुश्किल आ रही है तो यू कैन आस्क मी. मैंने अभी आपको फ्रेज कराई थी. तो थोड़ा सा ये फ्लो चार्ट में है, इससे आपको समझने में आसानी होगी, इसलिए मैं यहाँ पर इस स्क्रीन पर आपको लेके आई हूँ. क्योंकि इस तरह से जैसे हम जब करवाते हैं ब्लैक बोर्ड के ऊपर तो या वाइट बोर्ड पे, तो इस तरह से आपको बना के दिखाते हैं कि ये दिस इज क्लॉज की आपको डेफिनेशन बता दी है. इसकी आगे दो टाइप्स होती हैं. मेन क्लॉज जिसको हम कहते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज जिसको डिपेंडेंट क्लॉज भी कहा जाता है. Then main clause contain a subject and verb. बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने आपको पहले बताया है. इसमें सिंपली मैं अब आपको इसका फर्दर बताना चाह रही हूँ कि मेन क्लॉज क्या क्या फंक्शन करती है, उसमें कौन कौन से कंजंक्शन आते हैं, कौन से कंजक्टिव एडवर्ब्स आते हैं. कंजक्टिव एडवर्ब्स जो कंजंक्शंस जो हैं जो एडवर्ब का काम करते हैं. जी, मैंने अपने लैपटॉप मेरा जो है चार्जिंग खत्म होने लगी थी, चार्ज पे लगा. जी स्टूडेंट्स, कंजक्टिव एडवर्ब्स कौन से आएंगे और ये एग्जांपल्स में नहीं पढ़ूंगी, ठीक है, काफ़ी इस पे टाइम लग जाता है, तो मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से. अभी हैं द फंक्शंस ऑफ द मेन क्लॉज. इस फंक्शन इज टू ऐड इंफॉर्मेशन और आइडिया. ठीक है, ये फंक्शन प्ले करती है. अगर ये कंजंक्शंस तब आएंगे व्हेन यू आर हैविंग
टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेज, एटलीस्ट टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं और उनको आपस में किस तरह से आप जोड़ सकते हैं या ज्वाइन कर सकते हैं। तो कंजंक्शन आएगा एंड, और ये कंजक्टिव एडवर्ब्स आ सकते हैं अगर इंफॉर्मेशन या आइडिया के लिए है। इफ यू वांट टू शो द ऑर्डर ऑफ थिंग्स तो कंजंक्शन कोई नहीं आता है। These are the conjunctive adverbs. And if it is to show contradiction और contrast, यानी कि बिल्कुल आपस का मुतजाद बताना है, तो ये दोनों आएंगे but या yet। और जो conjunctive adverbs हैं, these are the conjunctive adverbs. However, on the other hand, nevertheless, in contrast. Next function is to show consequence. Consequence होता है कोई आपने बताना कि भाई इसका नतीजा ये निकला, ठीक है। सो इज द कंजंक्शन जो यूज होगा ऐसे सेंटेंसेस में, ऐसी दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ने के लिए, और जो कंजक्टिव एडवर्ब्स हैं वो ये हैं, हेंस, देयरफॉर, consequently, as a result, and thus. To show alternatives, alternatives के लिए either or conjunction है, otherwise is the conjunctive adverbs. To put emphasis on, इसमें कोई भी कंजंक्शन नहीं आता है बट कंजक्टिव एडवर्ब्स आते हैं, certainly, indeed, in fact. To provide an example, इसके लिए for example, for instance आता है। और अगर मकसद is to conclude और to summarize तो कंजंक्शन कोई नहीं आएगा, कंजक्टिव एडवर्ब्स होंगे। In conclusion, in short. देन आपके सबॉर्डिनेट क्लॉज है। सबॉर्डिनेट क्लॉज भी वही है जो मैंने आपको अभी बताई है, डिटेल से समझाया है। यहाँ आपको एक फ्लो चार्ट दिखाना चाह रही हूँ मैं, that these are the types of, ये subordinate clause है और ये तीन इसकी types हैं, adjective clause, noun clause and adverb clause। आगे इनकी फिर further types हैं, जैसे जो adverb clause है उसकी 7 types हैं, time, place, result, cause, purpose, concession and condition। और ये बिल्कुल उस पे बेस करते हैं, यानी एडवर्ब्स की टाइप्स हैं ये, ठीक है। तो उसी हिसाब से एडवर्ब क्लॉज की टाइप्स भी हैं। अब यहाँ पे इस में आपके इस कॉलम में आएंगे टाइप्स ऑफ क्लॉजेस। यहाँ पर जो, क्योंकि अब यहाँ पर इसके लिए जो आपने यूज करने हैं दो ज्यादा सबॉर्डिनेटिव कंजंक्शंस, जिसको सबॉर्डिनेटर्स भी कहा जाता है। ये आगे इनकी एग्जांपल्स हैं। नाउन क्लॉज है, नाउन क्लॉज में आपके ये आएंगे व्हेन, व्हाट, why, where, how, who, which, whose, whether, that, if। और ये देखें ये आपके relative pronouns की तरह ही लगते हैं, लेकिन relative pronouns ये different होते हैं, ठीक है। वो relative clause में हो गया। adjective clause में आपके adjectives आएंगे, ये आपके adjectives हैं, who, whom, which, whose, that, where and when। और ये फिर आपके adverb clause हैं, उसमें टाइम के लिए आपका आएगा वेयर, बिफोर, आफ्टर, सिंस, स्टिल, अनटिल। अनटिल जो है वो हमेशा नेगेटिव मीनिंग देता है, ये बस याद रखिएगा। प्लेस के लिए वेयर एंड वेरेवर, रिजल्ट के लिए सो दैट एंड सच दैट। ये पेयर आएंगे, ठीक है, ये यानी अकेला नहीं आएगा, सो दैट एंड सच दैट। आपके लिए यहाँ एग्जाम्पल भी दी गई है। रिजल्ट के कॉज के लिए आएंगे बिकॉज, सिंस, ये तो आप यूज भी करते हो। और पर्पस के लिए इन ऑर्डर टू, सो दैट, जिसके लिए हम उर्दू में भी कहते हैं इसलिए, ताकि। कंसेशन, ऑल्दो, इवन दो। और कंडीशन के लिए इफ और अनलेस, अनलेस भी नेगेटिव मीनिंग में आता है। अब ये एक छोटी सी पिरामिड है, ये पिरामिड आपको ये शो करने के लिए है कि क्या, किस चीज की कितनी अहमियत है और क्या वो रख रही है। अब ये देखिए सेंटेंस जो है वो बेस है, ठीक है, और दैट इज द बिगर पार्ट। क्लॉज जो है वो सेंटेंस के अंदर आती है, ठीक है। क्लॉज इज द इनर पार्ट ऑफ सेंटेंस। क्लॉजेस से मिलके सेंटेंसेस बनते हैं। और फ्रेजेस जो हैं वो फ्रेजेस क्लॉज के अंदर आती हैं, और फ्रेजेस जो हैं दे आर द पार्ट ऑफ क्लॉज। ये नहीं कहा जा सकता कि फ्रेजेस से मिलके क्लॉजेस बनती हैं, जैसे हमने कहा कि क्लॉजेस से मिलके सेंटेंसेस बनते हैं। इट्स नॉट द केस विद द फ्रेज। फ्रेजेस जो है वो सेपरेटली, उनको लाजमी नहीं है, दे आर पार्ट ऑफ सेंटेंस, बट ये नहीं कहा जा सकता कि इनसे मिलके ही अलबत्ता डिफरेंट फ्रेजेस मिलके क्लॉज बना सकती हैं। जैसे
आप देखें द लिटिल पप वाज च्यूइंग ऑन अ रबर बॉल। सो ये नाउन फ्रेज है, ये वर्ब फ्रेज है, ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है, एंड टुगेदर दे आर मेकिंग अ क्लॉज। देन आप ये देखें, आपके सामने एक लंबा जुमला है। द लिटिल पप वाज च्यूइंग ऑन अ रबर बॉल एंड द किटन वाज प्लेइंग विद अ पीस ऑफ स्ट्रिंग। सो इसको ब्रेक डाउन किया गया है डिफरेंट इसकी अकॉर्डिंगली फ्रेज लेवल पे और क्लॉज लेवल पे। सबसे पहले तो ये दोनों ही इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं। फ्रेज लेवल पे ये आपकी नाउन फ्रेज है, ये वर्ब फ्रेज है, ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है, एंड जो है ये कंजंक्शन है, फिर आपकी नाउन फ्रेज है, वर्ब फ्रेज है एंड प्रेपोजिशनल फ्रेज है। और दो हो चुके ये आपके इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं, इसलिए इसको कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के साथ जोड़ा गया है। देन आपके सामने जो एग्जांपल है वो एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है और एक मेन क्लॉज है। सो आप देख सकते हैं कि इट हैज बीन स्टार्टेड विद वन, ठीक है, एडवर्ब के साथ। देन द लिटिल पप नाउन फ्रेज है, वर्ब फ्रेज है, प्रपोजिशनल फ्रेज है, ठीक है, ये एक क्लॉज है सबऑर्डिनेट। और ये आपकी मेन क्लॉज है, नाउन क्लॉज, नाउन फ्रेज है, वर्ब फ्रेज है एंड प्रपोजिशनल फ्रेज है। सो इसके बाद हम आते हैं यहाँ पे दोबारा। सो नाउन क्लास उसी तरह से है, ठीक है, आप इनको दोनों को मिक्स कर लीजिएगा ताकि, और जो ये बहुत डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है आपको, बस इनकी मेजर चीज़ें पता होनी चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि मैं अगर आपको कोई भी क्लॉज देती हूँ, एक सेंटेंस देती हूँ, तो आपको ये पता होना चाहिए, मैं आगे ऑप्शंस दूँ तो आपको पता हो कि वे कौन सी क्लॉज है। ये एडवर्बियल क्लॉज है, ये नाउन क्लॉज है, ये मेन क्लॉज है, सबऑर्डिनेट क्लॉज है, यू मस्ट नो दैट। या अगर फ्रेज का पूछूं तो आपको पता होना चाहिए कि ये कौन सी फ्रेज है। लेकिन ऑब्वियसली मैं आपको थ्योरेटिकली भी क्वेश्चंस दूंगी, ठीक है, आपका थ्योरेटिकली भी क्वेश्चंस होंगे, कुछ प्रैक्टिकली भी होंगे। नाउन फ्रेज आपको बता दिया अब है एडवर्बियल फ्रेज, ठीक है। और ये आपकी सबऑर्डिनेट क्लॉजेस ही होंगी, आपकी मेन क्लॉज में उनकी आगे टाइप्स नहीं है, सिर्फ आपकी सबऑर्डिनेट क्लॉज की हैं। तो सबऑर्डिनेट क्लॉजेस जो हैं बिगिन विद सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस के साथ नॉर्मली ये स्टार्ट होती हैं, और जो ऐसी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के साथ स्टार्ट होती हैं दोज आर कॉल्ड एडवर्बियल क्लॉजेस। जैसे कोई बिकॉज, अनलेस, इफ, व्हेन, ऑल दो से स्टार्ट होंगी तो वो आपके एडवर्बियल क्लॉजेस होंगे। यहाँ आगे और फर्दर एग्जांपल्स दी गई हैं। जो clauses act as adverbs on string questions like how, when, where, why, to what extent and under what conditions, ये भी आपकी इसी में ही आएंगे। आगे एग्जांपल भी है, while Mauna Loa was erupting and spewing fountains of lava into the air, we drove away as quickly as we could. You can see इसमें जो while है इस subordinating conjunction introducing the adverbial clause, ठीक है, ये adverbial clause को इंट्रोड्यूस करा रहा है। और जो सब्जेक्ट है क्लॉज का वो है मोनालोआ, प्रेडिकेट इज वाज इरप्टिंग और एंड वाज स्प्यूइंग। अब यहाँ पर वाज नहीं लगा क्योंकि जब एंड के साथ सेम आपके वर्ब्स आते हैं, उनकी जो हालत है वो भी सेम आती है, सेम कंडीशन में आती है। जैसे ये आईएनजी के साथ है तो ये भी आईएनजी के साथ है, तो फिर इंग्लिश लैंग्वेज में वर्ब के बगैर, यहाँ हेल्पिंग वर्ब के बगैर भी ठीक है, यहाँ तो लग गया ना, क्लास भी नहीं कि एंड के बाद भी दोबारा लगेगा, ठीक है। यहाँ पे तो जब ये क्लास का अचानक लिंक खत्म हो गया, एडवर्बियल क्लॉज। सेंटेंस आपको मैं नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह कराऊंगी, आपको अभी मैंने यही करवाना था। दैट वाज फ्रेज एंड क्लॉज। ये कुछ और भी हैं कि मैं आपसे शेयर कर लूँगी, ये आप लोग देख लीजिएगा। इसमें डिफरेंट जो हैं वो दिए गए हैं, कुछ प्रैक्टिस भी है आपके लिए, उसको करने के लिए आप उनकी प्रैक्टिस भी कीजिएगा। ये मैंने सारी आपको करवा दी है, ये भी मैं शेयर कर दूंगी आप लोगों के साथ। इसमें ये एक्सरसाइज भी है, ये आप लोगों ने करके आनी है, ठीक है। मैं नेक्स्ट आप लोगों से ये पूछूंगी। अभी के लिए मैं आपको एक देती हूँ, मेरे पास एक वर्कशीट है, वो आप लोग करें।
यहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें सेम ही हैं, ये भी मैं आपके साथ शेयर कर लूँगी। ये मैं चाह रही हूँ कि आप ये वाली वर्कशीट करें। इसमें आपने करना ये है, ये आपके सामने सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, जस्ट आपने जो फ्रेज है वो बतानी है, ठीक है। यहाँ पे तो लिखा है कि पैरेंथेसिस लगाए हैं जो आपको नजर आ रही हैं। सो आपने सिंपली मुझे बताना है कि इसमें से, दाऊद ने हाथ खड़ा किया है। जी दाऊद, अगर आपकी आवाज आ गई मुझे तो। Assalamu alaikum, ma'am. वालेकुम सलाम। Ma'am, excuse me, what did you say about this worksheet? I'm just about this worksheet, I'm telling that this is for now. You have to do it now because you have time to do, and you have to tell me what are, which one is the phrase and which phrase. I have told you the what is the definition of phrase and what type of phrase, different types of phrases. So you have to tell me, all of you, just tell me, just as in the first sentence, which are the phrases. You have to tell me. This is phrase and what type of phrase then. Okay, ma'am, shukriya. Thank you, ma'am. So I'm giving you 5 minutes, ठीक है, 5 मिनट में दे रही हूँ आप लोगों को। आप इन लोगों को, आप लोग कर सब इसे, तो 5 मिनट के बाद मैं आप लोगों से पूछना शुरू करूंगी। यहाँ से देखें और देख के तो इसको सॉल्व करें, अपनी नोटबुक्स लें, उस पर सॉल्व करें।